बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूवर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। चंद बुनियादी बातें जो हैं वो हर तालिब इल्म के ख़ास तौर पे जो डिग्री लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है उसके ज़हन में होनी चाहिए। वो ये है कि उसको ये पता होना चाहिए कि जिस राइटर को वो पढ़ रहा है उस राइटर की फ़िलॉसफी क्या है, यानी वो किस नुक्ते पे बात करता है। मिसाल के तौर पे आप जेन ऑस्टन को देखें, उसका फ़िलॉसफी और उसकी जो नुक्ता है उसका, वो बात करती है लव एंड मैरिज पे। उसके बाद उसको पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि वो कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, चूँकि वो अदब पढ़ रहा होता है। लिटरेरी डिवाइसेस से मुराद होता है कि वो कौन सी अदबी तरकीबें हैं कुछ जो उसने अपनी तहरीर में इस्तेमाल की हैं, इसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए स्टूडेंट को। फिर उसने अपनी तहरीर के ज़रिए कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करने की कोशिश की है, स्टूडेंट को समझाने की कोशिश की है, उसका पता होना चाहिए। ये तीन नुक्ते बड़े अहम हैं जो किसी स्टूडेंट को डिग्री लेवल को अप्रोच करते हुए, स्ट्रगल करते हुए अपने माइंड सेट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्टोरी क्या है। उसने जो तहरीर लिखी है उसकी स्टोरी के बारे में, उसकी समरी के बारे में उसको मुकम्मल तौर पर आगाही होनी चाहिए। ये वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली मूव करें टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पास्ट पेपर से बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट जजमेंट आपकी बन जाती है कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं। वो मैंने अपलोड भी किए हुए हैं, वो हमारे लिए कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, जब आप फ़िलॉसफी, लिटरेरी डिवाइसेस और उसके बाद उसका लेसन और समरी जान लेते हैं, तो समरी जो होती है उसके बारे में जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि समरी या स्टोरी का एक पैटर्न होता है जिस पे वो डिज़ाइन की जाती है। उसमें सबसे पहले उसकी बिगिनिंग होती है, फिर मिडल होती है और फिर उसका एंड होता है। इस पैटर्न से स्टोरी बनाई जाती है। फिर उसके बाद स्टोरी में जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, देयर डायलॉग्स, उनके स्टोरी के इवेंट्स, स्टोरी के एक्सीडेंट्स और स्टोरी में जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, खुशी का, गमी का, डिप्रेशन का, वट एवर इट इज़, ये पता होना चाहिए आपको। ये वो बेसिक एक प्रोफाइल है जो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। और इनको अपनी गिरफ्त में लेने के बाद स्टूडेंट को चाहिए कि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस को जाके अप्रोच करे, उसको बार बार लिखने की कोशिश करे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये थी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मैं चाह रहा था मैं आपसे शेयर करूँ। हम एक उर्दू ट्रांसलेशन की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, मैं इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के डिफरेंट राइटर्स, नॉवलिस्ट और पोएट्स की। उसी फहरिस्त में आज मैं आपके लिए एम ए इंग्लिश पार्ट 2 का एक नावल है, थिंग्स फॉल अपार्ट। सबसे पहले आप इसके टाइटल को समझें कि उसके टाइटल में क्या बात हो रही है, उसकी फ़िलॉसफी। शेन्यू एशबी ने इसको लिखा है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी हैं, वो क्या सबक देता है हमें, और उसने हमें कौन सी अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करने की कोशिश की है, हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की है रीडर के साथ। ये चार बातें आपको पता हो तो आपको इसके क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में आसानी होती है। सबसे पहले मैं आपको इसके टाइटल के बारे में बता देता हूँ, फिर हम इसकी जो स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप आगे आसानी से मूव कर सकें। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें फॉल जब गिरती हैं तो अपार्ट अलहदा हो जाती हैं। इसको अगर आपने ज़रा गौर से समझने की कोशिश करनी है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग अपने अपने रस्म व रवाज और अपनी तहजीब और अपने मजहबी अकीदों, खुशी और गमी के त्योहारों के साथ रहते हैं। ये बात हमें हर तरफ नज़र आती है। जब एक तहजीब, एक मजहबी अकायद और एक रस्म व रवाज की कौम, इलाका या अफराद दूसरे में जब इंटरफेयर करते हैं तो उसमें ख़राबी आ जाती है, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसमें कल्चरल कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मजहबी तजाद आ जाता है। जैसे as you know, the Muslims live together with Hindus in subcontinent, लेकिन उनके दरमियान बहुत से रिलीजियस, सोशल, सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस थे, लेकिन उसकी वजह से तजादात थे। तो एक लीडर ने पाकिस्तान अलहदा से हासिल करने के लिए एफर्ट्स की और वो वजूद में आ गया।
हमारा जो आज का नॉवलिस्ट है शेन्यू एचपी, उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो बरे-ए-आज़म अफ्रीका है वहाँ लोगों के रस्म व रवाज, अंदाज, उनकी तहजीब, उनके मजहबी अकायद अपने हैं जिसके मुताबिक वो रहते हैं। और उसके अंदर जो अंग्रेज़ है यानी यूरोपियंस हैं, उन्होंने मुदाखलत की, यानी वो घुसे उसके अंदर। जब वो उसके अंदर घुसे तो उनके उसके अंदर इंट्रूडिंग यानी कहते हैं ज़बरदस्ती घुसना, ताकत के बलबूते पर जब वो घुसे तो उसके साथ क्या हुआ, मैं आपको टाइटल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब वो उसके अंदर एंटर हुए उनके कल्चर्स में, अफ्रीका के कल्चर्स में, ये शेन्यू एशबी खुद अफ्रीकन है, तो उससे चीज़ें यानी वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर्स और उसके बाद अफ्रीकन कल्चर्स, जब दोनों में टकराव पैदा हुआ, थिंग्स फॉल, तो यानी ये टकराव से जो चीज़ें फॉल नीचे गिरी तो अपार्ट, ये अलग-अलग से बिखर गई, टूट गई। ये इसकी एक टाइटल की मुख्तसरी आप कह लें कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसी तनाजुर में हमें ये पता चलता है कि इस कहानी में भी वो डेफिनेटली इन्हीं चीज़ों पे बात करेगा कि जो वेस्टर्न कल्चर्स जब डोमिनेट होता हुआ नज़र आया उसके अंदर अफ्रीकन कल्चर्स में, तो क्या बिगाड़ पैदा हुआ, शिराजा बिखरना, थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब हम ये भी ले सकते हैं। लेकिन कल्चरल क्लैशेस है। आए अब इसकी हम स्टोरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टोरी में वो हमारे से क्या शेयर। नावल का आगाज़ जो है वो अकोनको के किरदार से होता है जो अपने आबाई गांव यूमोफिया में रहता है। यूमोफिया गांव जो है वो अफ्रीका में मौजूद है। अकोनको एक बहादुर, मेहनती और ज़िम्मेदार शख्स है और अपने गांव में बड़ी अहमियत रखता है। उसकी तकरीबन 3 बीवियां और उसके 11 बच्चे हैं और उनके साथ वो बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा होता है अपने गांव में। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है अपने गांव से थोड़े फासले पर जो उसका शहर होता है, वहाँ पे जब उसको अंग्रेज़ों की आमद के बारे में पता चलता है तो बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है, लीथल हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है अपने मूड में और अपने मजाज में, और देखने में वो ऐसे लगता है जैसे वो बहुत बड़ा जंगजू अपने आप को जाहिर कर रहा है। ये कैफियत उसके ऊपर तारी हो जाती है। जहाँ तक उसके फादर का ताल्लुक है तो उसके बाप का नाम यनोका है, जो बिल्कुल एक नकम्मा, सुस्त और बेकार शख्स है। हर वक्त शराब के नशे में रहता है, लोगों से पैसे उधार लेता है और फिर उनको वो वापस भी नहीं करता, और अपना वक्त जो है वो ज़्यादातर वो बांसुरी बजा के तो गुजारता है। लेकिन ओकोनको जो है वो अपने बाप की निस्बत इंतहाई मुतज़ाद तबीयत का है। मतलब ओकोनको इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी हार्ड वर्किंग, while his father on the other hand is very idle kind of man, lazy and always wastes his time in a useless activities। तो ये दोनों के दरमियान एक छोटा सा कंपैरिजन जो हमें नज़र आता है। अच्छा, होता क्या है कि इन स्पाइट ऑफ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस, ओकोनको एज आई टोल्ड यू इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो वो मतलब कोशिश करता है कि अपना जो उसका कुंबा है जिसमें उसकी 3 बीवियां और 11 बच्चे भी हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब डेली एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने की वो पूरी कोशिश करता है। किसी किस्म की कोई कसर नहीं उठाए रखता। मामला जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यूमोफिया गांव की एक औरत है जो अपने हमसाए गांव में अनफॉर्चुनेटली कत्ल हो जाती है। तो इस कत्ल की खबर जब यूमोफिया गांव में पहुँचती है तो फिर जंग का खतरा दोनों गांव के ऊपर मंडलाने लगता है। इस जंग के खतरे से बचने के लिए जिस गांव में खातून कत्ल हुई होती है वो क्या करते हैं कि एक रस्म रवाज के मुताबिक जिस खातून का कत्ल होता है उसके शोहर को वो जुर्माने के तौर पर एक कवारी लड़की का रिश्ता देते हैं। ये उनके यहाँ रस्म रवाज था, और साथ ही साथ उनको एक नौजवान लड़का जो है वो भी खिदमत के लिए पेश किया जाता है, तो वो दे दिया जाता है उसको। तो ये दोनों गांव के दरमियान बैठ के फैसला होता है। ओकोनको जो है वो उस खातून को, कावारी खातून को ला के तो उसके गांव की जिस शख्स की बीवी का कत्ल हुआ होता है वो उसको ला के दे देता है, और जो लड़का होता है वो ओकोनको अपने पास रख लेता है। गाँव के तमाम लोग बैठ के फैसला करते हैं कि ये ओकोनको की परवरिश में रहेगा, इसको पाला जाएगा, और इसका फैसला गांव वाले बैठ के करेंगे कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या किया जाएगा और इसके साथ आने वाले वक्त में किस तरह डील किया जाएगा। क्या इसको जिंदा रखा जाएगा, क्या इसे खिदमत ली जाएगी, या कि इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। ये स्टोरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू।
ओकोंको जब उस लड़के को अपने घर लेके आता है तो उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, तो ओकोंको का एक अपना बेटा है जिसका नाम है नुवाए। अब ओकोंको का बेटा नुवाए और ये जो बच्चा इकमाफुना वो लेके आए थे, इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। ये इकट्ठे खेलते हैं, वक्त भी गुजारते हैं और एक दोस्ती के रिश्ते में परोए जाते हैं। होता क्या है कि गांव के लोग बैठ के फैसला करते हैं बड़े रस्म व रवाज के मुताबिक कि ये जो बच्चा इकमाफुना है इसको कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इसकी पैरवी करने के लिए क्या होता है कि गांव की जो मजलिस शूरी यानी जो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बड़े फैसला करते हैं, तो वो इस चीज़ का इख्तियार भी ओकोंको को देते हैं कि इस बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो ओकोंको इस चीज़ को बड़ा महसूस करता है कि यार मैं अब इसके साथ मेरे बेटे की भी एक मतलब इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि ओकोंको को अपने अंदर किसी भी किस्म की कमज़ोरी से शदीद नफरत थी, वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि उसके अंदर कोई कमज़ोरी हो। लिहाजा वो अपनी हिम्मत बांधता है, उस लड़के को लेके जाता है और जाके एक दरख्त के नीचे कुल्हाड़ी के साथ उसको कत्ल करता है। और कत्ल करने के बाद जब घर आता है तो काफ़ी दिन तक देखने में ये महसूस होता है कि उसकी तबीयत बड़ी बोझल रहती है और काफ़ी दिन तक वो बेचारा इस चीज़ से अफसुर्दा। एज़नीमा जो है वो ओकोंको की दूसरी बीवी जो एक्वीफी थी उसमें से वो उसकी एक मतलब वाहिद औलाद है, इज़नीमा इसका नाम है। और ये ओकोंको की दूसरी बीवी एक्वीफी से थी और ओकोंको को इससे बड़ा प्यार था। अपनी बेटी का वो बड़ा ख्याल रखता था, उससे उसको भी बड़ा प्यार था। एक दिन होता क्या है कि ओकोंको जो है वो अपने काम पे गया होता है और उसकी बेटी जो है इज़नीमा, उसको एक राहबा कहते हैं नन्स को, ये ईसाईयत में एक मजहबी रुतबा दिया जाता है ख़वातीन को। वो उस बच्ची को इज़नीमा को उठा के तो गार में ले जाती है। पीछे बड़ी अफरा तफरी पड़ जाती है कि ये क्या सूरत हाल हो गई और वो बच्ची कहाँ गायब हो गई। तो होता यह है कि ये जो इज़नीमा ओकोंको की दूसरी बीवी एक्वीफी थी, उसके साथ एक ट्रेजेडी ये भी हुई थी कि उसके तकरीबन 10 से 11 बच्चे हुए और वो तकरीबन 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इंतकाल कर जाते थे। ये भी ट्रेजेडी थी। तो इस वजह से भी इज़नीमा जो ओकोंको की दूसरी बीवी एक्वीफी थी उसकी औलाद में से थी। तो खैर होता क्या है कि सर्च करने पर वो लड़की जो है वो गार से मिल जाती है और बड़ी दीवानगी के आलम में उसको तलाश किया जाता है। फिर इसी दौरान गांव में एक और वाक़या होता है कि गांव के एक पादरी इज़ियुडो के जनाजे के ऊपर जो है बहुत से गांव के लोग जो हैं वो अपनी बंदूकों के साथ यानी इज़ियुडो पादरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए बंदूकों के साथ फायरिंग करते हैं। और होता क्या है कि इसी फायरिंग के दौरान इज़ियुडो का एक जवान बेटा जो है उसको ओकोंको की बंदूक से निकलने वाली गोली लगती है और वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो इसके बदले में गांव के लोग जो हैं वो ओकोंको को 7 साल के लिए अपने गांव से जिला वतन कर देते हैं। उसके जानवर मार दिए जाते हैं, उसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और एक वक़्त ऐसा आता है कि ओकोंको का एक दोस्त ओब्रिका, ये अफ्रीकन नेम है, वो बहुत परेशान होता है और इसी परेशानी की आलम में वो ये ऐलान करता है कि गाँव में कि ओकोंको को ऐसे जुर्म की सज़ा हरगिज़ नहीं मिलनी चाहिए जो उसने किया ही नहीं है। दानिस्तन शौरी तौर पर तो उसने वो जुर्म नहीं किया, तो ये सज़ा उसको नहीं दी जानी चाहिए किसी भी सूरत में। 7 साल पूरे जिलावतनी के ओकोंको अपनी माँ के जो रिश्तेदार होते हैं उनके गांव मबांता में गुजार के जब वापस अपने गांव यमौफिया आता है तो वो देखता है कि हर तरफ ईसाई पादरी जो है वो फैले हुए और तबलीग का ज़ोर है और बहुत से ऐसे लोग उसी के गांव के जो बेचारे माली तौर पर बहुत कमज़ोर थे और अपने रस्म रवाज को पूरा करने की भी सलाहियत नहीं रखते थे, वो सब के सब ईसाईयत कबूल कर चुके थे। अच्छा, अब इस तरह ईसाईयत कबूल करने के बाद की सूरत हाल ये होती है कि मिस्टर ब्राउन, एक पादरी अंग्रेज़ की तरफ से ईसाई जो है उसको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, जो मतलब बड़ा शफीक और रहम दिल होता है लोगों के साथ ट्रीटमेंट में। लेकिन जब वो फौत हो जाता है तो उसके बाद एक नया जो पादरी वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है मिस्टर स्मिथ, वो इंतहाई जालिम, बेरहम
और तासुबाना नीयत और सोच रखने वाला शख्स वहाँ पे नाफज कर दिया जाता है, जो अपने अंदाज से, अपनी सोच से जुल्म के पहाड़ तोड़ देता है ये माफिया के लोगों पर और बहुत से जो हमसाया गांव होते हैं उनके ऊपर। एक रोज़ ये माफिया में ओकोंको और गांव के कुछ और लोग मीटिंग करते हैं कि किस तरह से इस असाइयत के ज़ोर को तोड़ा जा सके। तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे सोचते हैं अपनी मीटिंग में बैठ के। और वहाँ का जो उस वक़्त पादरी बेरहम और तासुब से भरा हुआ मिस्टर स्मिथ था, वो इसकी मुकबरी के लिए एक जासूस छोड़ देता है इसके अंदर, जो कि अफ्रीकन लोग ही होते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके तो मिस्टर स्मिथ को दे देता है कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ इस वक्त ओकोंको और मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं ये माफिया गांव के, वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मिस्टर स्मिथ जो है इन तमाम के तमाम रहनुमाओं को इंक्लूडेड ओकोंको को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे देता है। जब गिरफ़्तारी का हुक्म होता है तो ये सब लोग एक बार फिर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके अरेस्ट वारंट जो हैं वो इशू हो चुके हैं। तो इसी दौरान जब वो दोबारा इकट्ठे होते हैं तो ये उन कुछ अफ्रीकन जासूसों को पहचान लेता है जो मिस्टर स्मिथ की जासूसी कर रहे होते हैं। उसमें से एक अफसर को तो ओकोंको मौके पे कत्ल कर देता है, जबकि दूसरे जो अफसर होते हैं वहाँ से वो वहाँ से भाग जाते हैं और मौका तलाश करने के अंग्रेज़ इंतज़ामिया से के डर और खौफ से गांव के जो दूसरे रहनुमा होते हैं वो ओकोंको का साथ देने से पीछे हट जाते हैं। तो ओकोंको ये सोचता है कि इस ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी से तो बेहतर है ख़ुदकुशी कर ली जाए, और वो ख़ुदकुशी को ही तरजीह देता है और जंगल में एक दरख्त के साथ फंदा लटका के अपने आप को फांसी दे देता है। इस फांसी के दौरान उसकी दरख्त के साथ जो लाश लटक रही होती है उसको कोई भी नहीं उतारता गांव में से। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि ख़ुदकुशी करना ज़मीन की देवी के ख़िलाफ़ है और ये उनके यहाँ एक रस्म थी जिसकी वजह से वो उसकी लाश को वहाँ से नहीं उतारते। तो उसकी लाश को उतारना और उसको दफन करने का काम जो है वो भी अंग्रेज़ जो है सर अंजाम देते हैं। इसी सूरत हाल के दौरान होता ये है कि जितने भी आबाई लोग होते हैं ओकोंको के जानने वाले, वो सारे के सारे हमेशा के लिए ओकोंको की उस आबाई जगह जहाँ वो रहता है उसको छोड़ देते हैं और दोबारा उससे कोई राब्ता नहीं करते। तो ये है वो एक मुख्तसर सी स्टोरी जिसमें हमें शिन्यू एशपी के नावल थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी चीज़ों का शिराजा बिखरना, जिसमें सकाफ़त का टकराव, तहजीबों का टकराव, मजहबी टकराव सारे नज़र आते हैं। और इस कहानी को आप गौर करें कि कितने मुख्तसर से गाँव के अंदर से इस कहानी को डिज़ाइन किया गया है, जबकि इस कहानी को हम ये कह सकते हैं कि एक मुख्तसर, एक शॉर्टर कैनवस पे, एक छोटे ग्राउंड में इस कहानी को फिल्माया गया है। लेकिन जब हम इस कहानी को ब्रॉडर लेवल पे एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस तरह बेपनाह वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पूरे अफ्रीका के अंदर, जिसमें बेपनाह रियासतें, इलाके, कबीले मौजूद हैं, उनके अंदर अपनी मुदाखलत से कैसे शिराजा बिखेर के रख दिया पूरे के पूरे अफ्रीका का। आगे कुछ और भी नॉवेल्स हैं उसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आएगी, उसमें हम बाद में देखेंगे। इससे हमें पता चलता है कि इस कहानी के तनाजुर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हर सकाफ़त के लोग, हर तहजीब के लोग, हर मज़हब के लोग अपने अपने मखसूस अकीदों, अपने अपने रस्म व रवाज और मूड्स ऑफ लाइफ के साथ इंडिपेंडेंटली अगर पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं तो हमें उनके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हमें उनकी आइडेंटिटी को दरमियान जो एक डिफरेंस है अपनी पुरअमन ज़िंदगी का और उनकी पुरअमन ज़िंदगी का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना सा काफ़ी है मेरे ख्याल से। इसके दोनों क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से आप सुने और फिर इसके क्वेश्चंस तैयार करें। दिस इज़ इनफ फॉर यू, आई थिंक, फॉर योर proper understanding of this novel, Things Fall Apart by Shiन्यू एशपी. See you next time in the next video. अपना ख्याल रखें. My best wishes are with you.